बेटा गति के समीकरण पढ़ते हैं किस पर? अब आवाज नहीं आनी चाहिए। तो गति के समीकरण में एक न्यूमेरिकल कराया था। बात है नहीं, एक न्यूमेरिकल और बोलते हैं और कहानी लिखिए। कोई व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मोटरसाइकिल चला रहा है। मोटरसाइकिल चला रहा है और वह ब्रेक लगाता है और 20 मीटर दूरी तय करने के पश्चात मोटरसाइकिल रुक जाती है। मोटरसाइकिल को रोकने में कितना समय लगा तथा मंदन भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल कितनी तेज चल रही है, तो U कितना हो गया? U कितना हो गया? 30 मीटर प्रति। अंत में रुक रही है। मैंने नोट में लगाया था कोई वस्तु अंत में रुके तो V बराबर कितनी दूरी तय करके रुकती है? क्या पूछा है? और ये चीजें आपको पूछी गई हैं। अब लगा दीजिए गति का तृतीय समीकरण। कौन सा? V² U² प्लस 2A। V कितना है? U 30 गुणा S कितना है? इसे इधर लाइए, 30 गुणा 30 गुणा 900 माइनस के 900। 900 बटे 0 से 2 से कितने बार कट गया? 4 से कितने बार कट गया? 22 पॉइंट मीटर प्रति A बराबर हो गया 22.5 मीटर प्रति तुम्हें बेटा होशियार बनना है, अच्छे से मेरी तरह पेपर सॉल्व करने हैं। जो मैं पढ़ाऊं उसे शांति के साथ पढ़ें, अपने आप हो जाएगा। आप समय किसी भी समीकरण के से निकाल लीजिए। दो बचे हैं, कौन से का यूज करें? पहले वाले में चीजें कम हैं, आसान होगा, हो सेकंड वाले से भी जाएगा। V बराबर U प्लस, बेटा V कितना है? U कितना है?
ए कितना है, इसे इधर ले आइए, न्यूटन के गति के विषय में कितने नियम है? कितने नियम है? पहला नियम क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा मैं बताता हूं फिर उन्हें लिखा दें। तो देखिए, न्यूटन से भी पहले गति का पहला नियम दे दिया था गैलीलियो ने। तो न्यूटन के गति विषय पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी, ठीक है। अब ये कहता है कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति, और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही, जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल, यानी बाकी जो अवस्था है वह चेंजिंग का है, हम बाहर से कोई बल न लगा में। अब मैं स्थिर हूं तो स्थिर ही रहूंगा, कभी गति नहीं कर सकता। फिर गति करनी है तो कब करूंगा, कोई बाहर से आवे और मुंह पे बल। क्या बातें कह रहे हैं न्यूटन जी अपने, यही बात है, कौन कही बातें पहले, गैलीलियो। और ये कहता है जड़त्व को नियम। जड़त्व क्या कहता है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में। और जड़त्व क्या प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व होता है किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का, और गति का जड़त्व होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। और दिशा का जड़त्व होगा किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी दिशा की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का। सब विराम का जड़त्व कहाँ यूज होता है, आपने देखा होगा जब बस में हम बैठे हैं और बस अचानक एक्सीलेटर से चल दे तो हम कहाँ रह जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों, तो बस के संपर्क में हमारा नीचे वाला हिस्सा है, कहां से, यहां से नीचे का, तो बस के साथ किस में आ जाता है, गति में। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है विराम के साथ वहीं बना रहता है। अब जे आगे चल दे और जे कहां रहे मुई, तो हम कहे तो झुक जाएंगे। अब किसी पेड़ से फल पक जाते हैं तो पेड़ को हिलाया जाता है, क्या किया जाता है, तो विराम जब फल पक जाते हैं तो उन पर जो बल लगता है ना रोकने के लिए, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब पेड़ हिलाएंगे तो पके फल टूट के गिर जा, क्योंकि विराम के जड़त्व के कारण वही है, और टहनियां बाकी गति के अवस्था के कारण वायु संग गति कर देती हैं और फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी हैं। यानी आपने देखा होगा कोई कांच का गिलास लें, उसके ऊपर एक गत्ता रखकर गत्ते को तेजी से खींच दें तो सिक्का जो है कांच के गिलास में गिर जाएगा। कहां गिर जाएगा, क्या कह रहे हो, देखिए कुछ करते हैं, देना अपनी कॉपी देना, पेन देना। देखिए ये पेन इस पर रखिए, अरे ना झटकाना है, यही बनी रहेगी ये। अब थोड़ी और गति से खींचोगे तो बिल्कुल अपनी स्थिति में बनी रहेगी। देखिए ठीक है, इसी प्रकार बात है नहीं, इसी प्रकार आप कांच के गिलास के ऊपर कोई गत्ता रखते हो, उसे उंगलियों से तेजी से, तो विराम के जड़त्व के कारण सिक्का, लेकिन तेजी से, क्योंकि गत्ते और उसके बीच घर्षण होगा।
घर्षण इफेक्टिव ना हो पाए उससे पहले ही आपको खींच देना है। ठीक है, मैं अपना फोन भी रख सकता था लेकिन रखा नहीं। अरे नहीं होगा कुछ भी, अपना दे दो। ठीक है, समझे? अब बात नहीं, अब गति के जड़त्व की बात कर लेते हैं। देखा होगा कि जब बस गति करती है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है, बात नहीं, ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर या एक्सीडेंट होने पर इतनी तेजी से आगे से लगते हैं, शरीर भी फट जाते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन वो कौन सी कंडीशन में मृत्यु होगी? आपने आगे की सीट तेजी से पकड़ रखी है तो तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली, लेकिन जो बैठे हो और भैया एक्सीडेंट होगा तो फिर तो ठीक है। यहां आपने देखा होगा, बात नहीं बेटा, मेरी बात सुना करो, अपनी बातें यहां से घर जाते समय कर लीजिए, समझ रहे हो ना? फिजिक्स जो है पूरी प्रैक्टिकल पे डिपेंड है। अब डिपेंड इस पर करता है कि हम कितने प्रैक्टिकल तुम्हें करा सकते हैं। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करा सके, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय तुम आपस में बातें करोगे तो कैसे सक्सेस हो पाएंगे? पर इंटरेस्ट नहीं आता ना। तुम चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा है, कौन सा नहीं लगा है। तुम चीजों को समझोगे तो कुछ बहुत आगे तक जाओगे, केवल कॉपी की तरह रट के रह जाओगे तो तुम यहीं की यहीं रह जाओगे। हर जगह फिजिक्स लगती है, हर जगह फिजिक्स लगती है, बस पता होना चाहिए कि कहां फिजिक्स लग रही है कहां नहीं लग रही है। ठीक है, अब तो आपने देखा होगा सब बहुत सारे सामान वो बस की छतों पर रख दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें रस्से से बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? जब हम बस में ब्रेक लगाएं तो सामान का रस्से से बंधा नहीं होगा तो गति के जड़त्व के कारण कहां गिर जाएगा? तो उसे कौन रोकेगा? अरे रस्से की सहायता से वो रोक लिया जाएगा। अब कोई घुड़सवार घोड़े पर बैठ के घोड़ा गति कर रहा है, घोड़ा अचानक रुक जाता है, क्या हो जाता है? तो घुड़सवार कहां गिर जाएगा? घोड़े के, क्योंकि इतना घोड़े के संपर्क में का इतना हिस्सा था वो किसमें आ गया, लेकिन ऊपर का शरीर उसी वेग से गति, अब नीचे का हिस्सा रुकने का प्रयास करेगा और आगे कहेगा भाई हम तो इसी प्रकार से गति, और कहां गिर जाएगा? आगे। अब बेटा वो आगे डार फार आ जाए कोई तो वो बात अलग है। आप पीछे गिर सकते हो, कहां गिर सकते हो? घोड़ा आगे जा सकता है, मैंने मूवियों में देखा होगा आपने कभी भी। हाँ, तो वहां ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। दिशा का जड़ तो क्या होता है देखना, कभी तीव्र मोड़ पर कोई वाहन मुड़ता है तो हम उसके केंद्र से बाहर की ओर, यानी हमारा शरीर सीधी रेखा में गति कर रहा है तो सीधी रेखा में गति कर रहा है, और गाड़ी मुड़ गई तो ये हिस्सा तो उसके साथ मुड़ रहा है लेकिन ऊपर वाला सीधी रेखा में ही गति, तो हम केंद्र से किधर झुक जाते हैं? बाहर की, किधर झुक जाते हैं? बाहर की ओर। अब आते हैं न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम पर। बात है नहीं, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना। वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में रहेगी। देखिए मैं इस समय ब्रह्मावस्था में हूं, लेकिन ये देखने वाले पर डिपेंड करता है। कोई वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। किसमें? ब्रह्म अवस्था में भी हो सकती है, गति अवस्था में। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, यानी कोई वस्तु हमें किस प्रकार देख रहा है। आप सोचिए तुम साइकिल चला रहे हो, मैं तुम्हारी साइकिल के पीछे बैठा हुआ हूं, साइकिल गति कर रही है, तो तुम मेरे सापेक्ष कैसी अवस्था में हो? ब्रह्म अवस्था में, क्योंकि मैं पीछे बैठा हूं। लेकिन कोई रोड पर खड़ा है, उसके सापेक्ष हम दोनों कैसी अवस्था में हैं? तो कोई व्यक्ति एक साथ दो अवस्थाओं में
कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही है। अब ट्रेन में हम बैठे हैं, हमारी साइड में बैठा है वो हमारे सापेक्ष कैसी अवस्था में, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष हम कैसी अवस्था में हैं। तो कोई वस्तु एक साथ कितनी अवस्था में हो सकती है, गत में भी हो सकती है। अब तुम मुझे देखोगे तो मैं ब्राह्म अवस्था में हूं, कोई चंद्रमा से देखेगा तो मैं गत्य अवस्था में हूं। तो पृथ्वी भी गते 1600 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती है पृथ्वी। कितनी, ठीक है, कोई डाउट। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में रहेगी या जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल, इसे न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। अब बेटा इससे हमें क्या मिलता है बल के बारे में, बल की परिभाषा मिलती है। क्या, न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है साहब, कैसे मिलती है, ऐसे मिलती है कि बल लगेगो जब ही अवस्था में परिवर्तन, अदरवाइज। तो बल की डेफिनेशन, बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, गति अवस्था या ब्रह्मावस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की। तो अब यहां कहा है कि काउ वस्तु की ब्रह्मावस्था या गति अवस्था में बल लगाएंगे जब ही, और जाको कॉन्सेप्ट सीधो सीधो कौन ते मैच कर रहे हो, बल की। तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है, बल की। कोई पूछे बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, सेकंड थर्ड से बताएंगे क्या मिलता है। लिख दीजिए प्रथम नियम, लिख दोगे अपने आप, कैसे भी लिख दीजिए। देखो इस नियम के अनुसार कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी। और यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी। जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल न लगाया जाए इसे जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इससे बल की माप ना, इससे बल की परिभाषा मिलती है। कोई डाउट, आगे बढ़े। नंबर सेकंड डालिए, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकंड लॉ, कुछ भी कह लीजिए।
अब देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसमें? वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती। तो बेटा मान लीजिए बल F है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे बनता है, डेल्टा P बटे डेल्टा, अब कोई ना कोई कांस्टेंट अनुक्रमानुपाती हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा डेल्टा, डेल्टा P बटे डेल्टा। अब बेटा एसआई पद्धति के लिए यहां के बराबर कितना होता है? सीजीएस पद्धति के लिए 10 की पावर 5। तो हम एसआई पद्धति में फॉर्मूला काउंट करते हैं, तो के बराबर कितना होता है यहां? तब एफ बराबर डेल्टा पी बटे, अब पी बराबर आपने पढ़ा होगा एम वी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, पूरा डीपली नहीं कर रहा। डीपली करना है तो 11th की कॉपी में जाके देख लेना। पी की क्या लगा दें? किसी वस्तु के द्रव्यमान में चेंजिंग आती है? नहीं आती। किसमें चेंजिंग आती है? तो डेल्टा किसके साथ आएगा? वेग के साथ। और एम कहां जाएगा? बाहर। एम डेल्टा वी बटे डेल्टा, ये क्या है? वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? इसकी जगह क्या लगा दिया जाएगा? न्यूटन का नियम पूछा जाए तो त्वरण और बल में संबंध पूछा जाए तो, हाँ न्यूटन के नियम से ये निकलता है, लेकिन न्यूटन का द्वितीय नियम पूछा जाए तो क्या कहना है? संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के ना संवेग, हाँ बाह्य बल के अनुपाती। और इससे क्या निकलता है? F बराबर, अब m कहा है वस्तु को, a कहा है त्वरण, यानी हम का वस्तु पे F बल लगा में का लगा में a त्वरण ते गति करे कहते, तो वह त्वरण है और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल है, क्या कहता है? तो बताओ जी बल को परिमाण कितनो है कहते, यानी बल की माप कितनी है? तो दूसरे नियम से हमें क्या मिलते हैं? क्या मिलती है? दूसरे नियम की सहायता से हम बताते हैं कि बल इतना है, उसकी माप करते हैं, क्या मिलते थे? ठीक है ना, आई समझ में? तो जिकावत फॉर्मूला हमें हमेशा क्या बताता है कि 20 किलोग्राम की वस्तु है, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, यहाँ पे कितना बल लगे रहो है? 40 न्यूटन का ही बल की माप। समझे? और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला का है F बराबर डेल्टा पी बटे, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की या समय के साथ संवेग में परिवर्तन की या प्रति एकांक समय में संवेग में परिवर्तन या एकांक समय में संवेग में, कुछ भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं? बल। तो लिख दीजिए, मैं लिखा देता हूं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के
समय के साथ, समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर को संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा? संवेग में परिवर्तन की दर को, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर। वस्तु पर कार्यरत, वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। कोई डाउट? पूरे का नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज, सेकंड और थर्ड। कल से बेटा मैथमेटिकल प्रॉब्लम चलेंगी आपकी। आगे बढ़े। इससे क्या मिलती है दूसरे नियम से? लिख दीजिए। अरे अभी लिखाने के, लिख दिए। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बल की माप प्राप्त होती है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, न्यूटन के गति विषयक नियम में और गति के समीकरणों में घर्षण बल को अनुपस्थित माना जाता है। क्या? घर्षण बल को माना ही नहीं। घर्षण बल लग रहा है तो उसका और टाइप से अध्ययन करेंगे। किससे? ये वहां फॉलो नहीं होंगे, ये वहीं फॉलो होंगे जहां घर्षण है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। डालिए न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर परिमाण में समान परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यानी
तुम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो, ए वस्तु लगा रही है बी पे, तो बी लगावेगी, बराबर लगावेगी लेकिन दिशा विपरीत होगी। क्या होगी? नोट कर लीजिए। हाँ, समझते हैं एग्जाम्पल्स इसके। ध्यान से समझिए। नाव तो देखी होगी, नहीं देखी ना? ए बातें नहीं, नहीं देखी तो मैं दिखाता हूं अभी। जैसे कोई व्यक्ति नाव से कूदता है, क्या? तो अपने पैरों से नाव को पीछे की ओर धक्का देगा। कहां देगा? और नाव उसे, तो व्यक्ति कहां जाएगा? आगे, और नाव जाएगी। ठीक है। किसी ने कभी बंदूक या कुछ चलाया है? हाँ, चलाई है। ध्यान से सुनिए, जब हम बंदूक तो चलाते हैं तो गोली किधर जाती है? लेकिन बंदूक इतना ही बल किधर लगाती है? लेकिन बंदूक, थोड़ा कम बोलिए, साइड में क्लास चल रही है। तो आप सोचोगे गोली तो सर बहुत तेज जाती है, बंदूक स्लो जाती है। गोली का द्रव्यमान बहुत कम और बंदूक का द्रव्यमान बहुत, इसलिए गोली पर बल बराबर लग रहा है, लेकिन आप सोचिए, एम ए एम ए, अब इसका द्रव्यमान ज्यादा है। क्या है? क्या है? इसका द्रव्यमान बहुत कम है। अब दोनों पर बल समान लगेगा, तो अब कम द्रव्यमान वाली का त्वरण के, ज्यादा द्रव्यमान वाली का त्वरण कैसा होगा? कम होगा। तो वो कम धक्का पीछे की ओर देगी, लेकिन गोली का द्रव्यमान कम होने के कारण वह बहुत गति से आगे की ओर जाती है। ठीक है। और हमेशा निशाना लगाना है तो लक्ष्य से थोड़ा ऊपर लगाना है। आप मुझे ये बता दो लक्ष्य कितना है, तो मैं बता दूंगा कितना ऊपर लगाना है। नहीं, हर सेकंड गोली 9.8 मीटर नीचे की ओर आती है। कितना आती है? आप, आपकी गोली की गति कितनी है, उस हिसाब से आपको इतना ऊपर लगाना है। ठीक है। ए बात है नहीं। न्यूटन के नेम्स क्लियर हो गए, है ना? एक सवाल देते हैं, बहुत मामूली सा, निकालिए, लिखिए। कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था से गति करती हुई 10 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। वस्तु का द्रव्यमान 40 केजी हो तो वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमें ए निकालना है गति के समीकरणों की सहायता से। किससे? एम है और ए निकल आएगा, एफ बराबर एम ए में मान, वही हमारा क्या होगा?
तो मैंने नोट लिखा है का न्यूमेरिकल में ब्राह्म अवस्था शब्द आ जाए तो u बराबर क्या लिख देना है, u बराबर, और दूसरा कितना हो गया 50 मीटर कितने सेकंड तक चली, कितना द्रव्यमान है, क्या पूछा है। हम जानते हैं बल का फॉर्मूला F बराबर m होता है सर, हमारे पास a नहीं है तो पहले हम क्या निकालेंगे, और a निकलेगा गति के समीकरणों की। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस ये कितना है a 0, t कितना है 10, 0 से a कितना हो गया 5 मीटर प्रति, ए कितना हो गया 5 मीटर प्रति। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m कितना है, a कितना हो गया 200, कंप्लीट। घर्षण वाला आता नहीं है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल डालिए, नेक्स्ट ट्रायंगल डालिए। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, आपको ये चैप्टर डीपली पढ़ने हैं तो 11th की वीडियोज आ जाएंगी, जब चैप्टर चले जब पढ़ लेना। अब इतना ही करा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। 12th में आप कहोगे इतना पढ़ा सकते हैं। अब कोणीय विस्थापन होता क्या है, टेबल माइंड, ध्यान से समझिए। ये कोई वृत्त है, उसका केंद्र है ओ, ठीक है। अब बात है नहीं, आप कोई बिंदु मान लीजिए वृत्त पर, यहां कोई बिंदु है, यहां कोई बिंदु है, और वृत्त के केंद्र के सापेक्ष किसी बिंदु या कण की स्थिति बताने वाले सदिश को कहते हैं त्रिज्य, क्या कहते हैं, और उसे डिनोट करते हैं आर। तो त्रिज्य सदिश द्वारा किसी समय अंतराल में वृत्त के केंद्र पर आंतरिक किया गया कोण क्या कहलाता है, कोणीय। आप समझिए, कोई वस्तु बिंदु ए पर है, किस पर है, और इसकी त्रिज्या आर है, और कुछ देर में t1 समय में बिंदु बी पर पहुंच जाती है, किस पर, और t2 समय में किस पर पहुंच जाती है, यहां से चलना प्रारंभ करती है। समय नोट कितना किया गया है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने में उसका कोण हो गया थीटा, यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल कोण कितना हो गया थीटा, और ये हो गया डेल्टा। तो t1 से t2 समय में पहुंचने में त्रिज्य सदिश द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक किया गया कोण क्या होगा, डेल्टा।
और ये कितना होगा डेल्टा थीटा कितना होगा थीटा 2 माइनस, और ये होता है चाप बटे यहां से यहां तक कितनी चाप है BC कितनी बटे त्रिज्या क्या। तो हो सकता है किसी समय में या किसी समय अंतराल में त्रिज्य सदिश द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण क्या कहलाता है कोणीय। ठीक है, तो अब कोणीय विस्थापन में लिख लीजिए, केवल फॉर्मूला लिखना है BC, और BC का नाम है चाप क्या बटे R का नाम है, नोट कर लीजिए जल्दी नोट कीजिए, केवल फॉर्मूला। मिटा दें, नहीं डालिए, कोणीय वेग नेक्स्ट डालिए कोणीय वेग। बेटा जिस प्रकार रेखीय वेग विस्थाप समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की, इसी प्रकार कोणीय वेग कोणीय विस्थापन में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की क्या कहते हैं कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होगा कोणीय विस्थापन बटे क्या होगा कोणीय समय। कोई डाउट। अब बेटा कोई वस्तु यहां से चलती है, बातें नहीं ध्यान से समझिए, और वो चलकर यहां आ जाती है, और काउ वस्तु को एक चक्कर पूरा करवे को काउ व्रत पे एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, बातें कहता है, बात समय ते कहता है, समय न कह तो आवर्त, और आवर्त काला डिनोट करता है कैपिटल। तो मान लो जिस समय है वो कैपिटल, तो एक पूरा चक्कर कितने कोण का होता है, और 360 है रेडियन हम क्या कहता है 2 पाई क्या कहता है। फिजिक्स में अंश में कभी भी सवाल में डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगती हैं, हमेशा किस में लगती हैं रेडियन में। अब तुम कहते होंगे सर साइंस साइट में लगा देता है, साइंस साइट की वैल्यू कन्वर्ट है कि √3/2 जो आती है वो रेडियन में कन्वर्ट है क्या आते हैं। ठीक है, तो सही वैल्यू कायम लगाते हैं। तो ये डेल्टा थीटा कितना हो गया 2 पाई कितना। तो कोणीय वेग का एक ये फॉर्मूला और एक सर तीसरा भी बनाते हैं, 1 सेकंड में काय में जान n चक्कर पूरे करे का। तो बेटा एक चक्कर में कितना घूम रहा है 2 पाई कितना कितना घूमा, और समय कितना है 1 सेकंड, और कै चक्कर पूरे करे। अब पूरा कोण निकालवे का आज पूरा कोण ही विस्थापन तय करोगा, या एन को मल्टीप्लाई करना पड़े हो ना करना पड़े हो, तो हम एन को और तो ओमेगा बराबर एक और फॉर्मूला बन जाता 2 पाई। अब यही फॉर्मूला की सहायता से जिकाए गई है ना आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए चक्करों की, और जो है गो ये दोनों नो कंपैरिजन करें तो एक फॉर्मूला और बन जाता एन बराबर 1/, ये काय को रिलेशन में आवृत्ति और आवर्तकाल को काय को नोट करो जल्दी, फॉर्मूला नोट करते जाइए जल्दी। हो जाने दो,
अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। हाँ बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए, अविकेंद्रीय त्वरण या अविकेंद्र त्वरण। ए बात है ना, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अविकेंद्र त्वरण, बेटा अविकेंद्र त्वरण होता है ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर। क्या होता है? और बी बराबर आर ओमेगा होता है। क्या होता है? अब वी की जगह में आर ओमेगा रख दें तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर और एक आर थे आर, तो जी आ जाओ आर ओमेगा। आप जानते ओमेगा की जगह 2 पाई/टी भी रख सकते हैं, 2 पाई भी, तो और फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आप बना लेना, मैं इतने लिख रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। क्या होता है? v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, ये कैसे आता बता दूं, ध्यान से समझ लो। कोण बराबर होता है चाप बटे डेल्टा टी को डिवाइड कर दो दोनों ओर, जिका है को ओमेगा। क्या ये क्या हो गया? v बराबर वो यही है, v बराबर आर। नेक्स्ट ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ती रहती है बीच बीच में। अविकेंद्रीय बल, अविकेंद्रीय क्या? v बराबर आर ओमेगा नहीं लिखा, केवल v बराबर आर ओमेगा लिखना था। अविकेंद्रीय बल अभी पढ़ के आए हो तुम, F बराबर एम ए का पढ़ के आए हो ना है? अब जहां में अविकेंद्रीय त्वरण है ए, तो एक ए क्या पढ़ के आए हो अभी? अरे वी स्क्वायर बटे हो गया अविकेंद्रीय बल। अब v का मान लगा दें तो एम आर ओमेगा, ओमेगा का मान 2 पाई n रख दें तो 4 पाई² n² एम आर, और लगा देना